वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर ऑसिलेशन की। और ऑसिलेशन का हम देखने वाले हैं एक क्विक रिव्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरियस मोशन की। हमने अब तक बहुत तरह के मोशन पढ़े हैं, जिसमें कि मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, या प्रोजेक्टाइल मोशन, या सर्कुलर मोशन, या प्लेनेटरी मोशन, या और भी कोई मोशन। इन दोनों मोशन की खास बात यह है कि ये नॉन रिपीटेटिव हैं, मींस इनका जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पाथ को रिपीट नहीं करता है। लेकिन जब इनकी बात करते हैं तो इनका ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट करता है। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट बार बार चक्कर काटता है, प्लैनेटरी मोशन में कोई प्लैनेट बार बार अपने साइकिल को रिपीट करता है। और ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? कोई भी ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, उस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और वो रेगुलर इंटरवल ही उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक बार हम बात करते हैं इनके ग्राफ की। इन ग्राफ में हम देखते हैं सारे ग्राफ ऐसे हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे ये ट्राइंगल, तो बार बार ये ट्राइंगल बना हुआ है। इसी तरह से एक गैप के बाद एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम टी के बाद ग्राफ रिपीट होता है। इट मींस ये सारे ग्राफ पीरियोडिक मोशन के ग्राफ हैं। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन के कुछ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन, प्लैनेटरी मोशन, स्विंग मींस झूला टाइप का, और पेंडुलम और पिस्टन। ये सभी के सभी पीरियोडिक मोशन हैं। लेकिन इन तीन की खास बात यह है, इसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स पोजीशन, जिसे कि मीन पोजीशन बोलते हैं, उसके दोनों तरफ चक्कर काटता है, मींस टू एंड फ्रो मोशन करता है। और इस तरह का जो मोशन होता है उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यहां से एक बात और क्लियर है, जितने भी पीरियोडिक मोशन हैं वो सारे के सारे ऑसिलेटरी हों ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जितने ऑसिलेटरी मोशन हैं वो सारे पीरियोडिक मोशन जरूर होंगे। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। एक बात और हमारे दिमाग में आती है कि ऑसिलेशन में ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, तो क्या ऑसिलेशन और वाइब्रेशन सेम है? तो आंसर है यस इट इज। बट फिर भी एक डिफरेंस है जिसकी वजह से हम चैप्टर में ऑसिलेशंस बोलते हैं। वो है जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल फ्रीक्वेंसी का होगा तो वो ऑसिलेशन कहलाएगा, और लार्ज फ्रीक्वेंसी का होगा तो वाइब्रेशन। तो हम इस चैप्टर में ऐसे ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशंस पढ़ रहे हैं जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी के हैं। हम ये देखते हैं कि हर पीरियोडिक मोशन साइन और कोसाइन के फंक्शन के सुपरपोजिशन से मिलकर बना है। लाइक दिस, यहां पर जितने भी फंक्शंस हैं सब साइन और कोसाइन से मिलकर बने हुए हैं। ये सारे के सारे पीरियोडिक हैं और कुछ इनमें से ऑसिलेटरी भी हैं। सबसे इजी वाले फंक्शन है कॉस और साइन, और हम यही देखेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस और साइन ही है। कोई भी ऐसा फंक्शन जो कॉस या साइन के मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट होगा उसी को हम सिंपल हार्मोनिक बोलेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो सिंपली कॉस और साइन में नजर नहीं आ रहा है या उसके कॉम्बिनेशंस में है, तो उसको सॉल्व करके अगर हम ए कॉस ओमेगा टी या ए साइन ओमेगा टी की फॉर्म में ला देते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वास्तव में दिखेगा कैसा? क्योंकि सिंपली वाइब्रेशन या ऑसिलेशन तो हमारे दिमाग में आ जाता है स्प्रिंग को सोचकर या किसी भी तरह के मोशन को सोचकर। ये कैसा दिखाई देगा उसको समझते हैं। यहां हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में एक टॉर्च है और ऊपर से भी एक लाइट आ रही है। इस टॉर्च की वजह से इस ऑब्जेक्ट की जो परछाई है उसको देखिए, वो परछाई जो है वो वाइब्रेशन कर रही है। इसी तरह से नीचे वाली परछाई ये भी वाइब्रेशन कर रही है, और ये परछाइयां ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्शन मीन्स परछाई,
प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस सर्कल को हमने माना, उसके एक पोजीशन को हमने माना, मान लिया कि किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन p है, सर्कल की रेडियस a है। अगर हम इस सर्कल का x प्रोजेक्शन देखें, x प्रोजेक्शन इसका निकलेगा x cos फाई, और फाई को हम लिख सकते हैं ओमेगा t। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x पोजीशन cos ओमेगा t को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह से अगर इसका हमने y प्रोजेक्शन देखा, यानी कि y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट होगा a sin ओमेगा t। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की परछाई सिंपल हार्मोनिक होती है और उसकी इक्वेशन ये होती है। अब देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कौन सा एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं x की, वो है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से उसको हम मेजर करते हैं और वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ए है इसका एम्पलीट्यूड। सर्कुलर मोशन में हमने बताया रेडियस को हमने a माना है, तो ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा तब हम उस डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसी तरह से ओमेगा उस डायग्राम में हमने देखा दैट वाज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो यहां पर इसको एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसी तरह से ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में 2 पाई न्यू या 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखते हैं, वेयर टी जो है वो टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं x और t के बीच में ग्राफ कैसा बनता है। हम बात करेंगे a cos ओमेगा t की, इसी तरह से हम a sin ओमेगा t को भी समझ सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर टाइम लिया और वर्टिकल एक्सेस पर उसका डिस्प्लेसमेंट x लिया। किसी भी सर्कुलर मोशन के 4 पार्ट होंगे। यहां से सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल मींस एक टाइम पीरियड। यहां से लेकर यहां तक टाइम पीरियड का सिर्फ 1/4 यानी t/4। यहां से यहां तक टाइम पीरियड का आधा यानी t/2। यहां से यहां तक टाइम पीरियड का 3/4 यानी 3t/4 और यहां पर कंप्लीट t। तो हम ये पोजीशंस को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं t = 0 पर यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं x की वैल्यू a आती है और a का पॉइंट हमने यहां लगा दिया। उसके बाद इसी तरह से t/4 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट आएगा 0, जो कि हमने यहां लगा दिया। इसी तरह से t/2 पर इसकी वैल्यू निकाली, पॉइंट आया -a, जो कि यहां पर आ गया। इसी तरह से 3t/4 पर वैल्यू आई x = 0, पॉइंट आया यहां पर। और इसी तरह से कैपिटल T यानी कंप्लीट टाइम पर वैल्यू निकाली x = a, और इन सब पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलता है और ये ग्राफ कहलाता है x और t का ग्राफ। इसी तरह से हम साइन का ग्राफ भी पता लगा सकते हैं। साइन के लिए पहले ये वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमें इसी तरह से पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो और जब इनको मिलाओगे तो यहां पर हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ की वैल्यू पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स का। हम जानते हैं वेलोसिटी होती है dx/dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी और वेलोसिटी मिलेगी -a ओमेगा sin ओमेगा t। इसी तरह से एक्सेलरेशन अगर निकालना है, हम जानते हैं एक बार वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू है -ω² a cos ओमेगा t। जब हमारे पास a आ गया है तो हम फोर्स की बात भी कर सकते हैं। फोर्स होता है F = ma। a की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो फोर्स की इक्वेशन हो जाएगी -mω² a cos ओमेगा t। इसको लिखने का तरीका है, अगर इस m⍵² को k मान लें तो ये इक्वेशन हो जाएगी -k a cos ओमेगा t। इस a cos ओमेगा t को तो हम शुरू से x लिख रहे हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी F = -kx। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन को देखने से आपको याद आ रहा होगा
स्प्रिंग वाला केस, जहां पर F इज प्रोपोर्शनल टू -x एक रेस्टोरिंग फोर्स हुआ करता था। ये फोर्स क्या करता था, ऑब्जेक्ट जितनी दूर जाता था उतना ही ज्यादा फोर्स लगता था और वो उसको मीन पोजीशन पर वापस लाने की कोशिश करता था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक विशेष बात यह है, किसी भी तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर ऐसी इक्वेशन फोर्स की ला देता है तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अदरवाइज वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। यहां से हम इसकी और भी चीजें निकाल सकते हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² और वेलोसिटी हम जानते हैं ये होती है। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू रखकर हम ये एनर्जी निकाल चुके हैं। इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं स्प्रिंग वाले केस में थी हाफ kx² और k की और x की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है। अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो यहां पर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की फॉर्म, जो कि 1 होती है। इसलिए टोटल एनर्जी इज हाफ ka²। यानी कि यहां पर देखिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट है जबकि पोटेंशियल एनर्जी cos और साइन की फॉर्म में है। अगर हम इनके ग्राफ की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं ग्राफ में ये जो ब्लू ग्राफ है ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है। जहां काइनेटिक एनर्जी 0 है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है वह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और टोटल एनर्जी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से है, मींस वो कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का है। यहां पर एक बात और नोट करने की है, ग्राफ जो है वो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के फंक्शन हैं, इसलिए इसमें कहीं भी नेगेटिव वाला रीजन नहीं आता है। इसी तरह से इस ग्राफ में ये दोनों एम्पलीट्यूड्स के बीच का ग्राफ है जो ये बता रहा है एम्पलीट्यूड पर इस समय ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है जो 0 है, क्योंकि पार्टिकल जब एक बार एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो वहां रुक जाएगा और जब वह रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से ये एनर्जी के ग्राफ हैं जिनको हम समझ सकते हैं। ऑसिलेशन ड्यू टू अ सिंपल स्प्रिंग। अब जब जान चुके हैं कि स्प्रिंग एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह बिहेव करता है तो F इक्वल टू -kx उसका रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन है और ये भी हम जानते हैं कि हमने m ओमेगा स्क्वायर को k माना था। तो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज √k/m। ओमेगा को लिखने का तरीका है 2π/T और हम स्प्रिंग वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं T इज इक्वल टू 2π√m/k। ये हमारे पास एक तरीका हुआ। अगर हमें फोर्स की इक्वेशन पता है तो उसका k निकालेंगे, k को कंपेयर करेंगे और वहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में आप जानते ही हैं, एक डायग्राम उसका हमने यहाँ पर बना रखा है। सबसे पहले ढूंढते हैं कि यहाँ पर कौन सा फोर्स है जो रेस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। mg यहां पर लगने वाला है ग्रेविटेशन फोर्स। उसके दो कंपोनेंट हुए mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg sin थीटा वो कंपोनेंट है जो उस बॉब को मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर जो फोर्स हुआ वो हुआ mg sin थीटा। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन थीटा की डायरेक्शन है दूर की तरफ तो फोर्स की डायरेक्शन है मीन पोजीशन की तरफ, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव साइन आया। यहां पर हम देखते हैं चूंकि हम बात कर रहे हैं ऑसिलेशन की, ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी कम होती है, मींस थीटा भी हमें कम रखना पड़ेगा और साइन थीटा अगर छोटा होगा तो इसको हम डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसको एंगुलर की बजाय लीनियर केस में रखेंगे तो x/L से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको F इक्वल टू kx से कंपेयर करें
तो हम देखते हैं k की वैल्यू है mg/l और आगे का काम वही है, k को m ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करके हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, तो m की जगह तो m और k की जगह mg/l और सॉल्व करके हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और वो टाइम आएगा L/g। और इस टाइम पीरियड से हमें पता चलता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम बात करते हैं फ्री ऑसिलेशन की। हमने देखा कि एक स्प्रिंग अगर हमारे पास है और हमें स्प्रिंग की चीजें पता हैं, यानी कि जो बॉब उसमें लगा है उसकी वैल्यू पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू पता है, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अगर हम स्प्रिंग को इसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे तब उसके ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन कहलाएंगे, जैसा कि यहां पर लिखा है, इट ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह के ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन कहलाएंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है तो बाहर का जो मीडियम है वो कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा और वो फ्रिक्शन हम जानते हैं विस्कस फोर्स होता है। तो इस तरह का फ्रिक्शन अगर अप्लाई होता है तो ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाते हैं और वो बाद में रुक ही जाता है। तो इस तरह के जो ऑसिलेशन होते हैं जिसमें फ्रिक्शन फोर्स उनके एम्पलीट्यूड को कम कर रहा है, उनको बोलते हैं हम डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहां पर ये जो विस्कस फोर्स है हम इसको पढ़ चुके हैं, विस्कस फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। कहने का मतलब है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर डिपेंड करने के कारण इसको हम F इज प्रोपोर्शनल टू V भी लिख लेते हैं। F इज प्रोपोर्शनल V को हम F इक्वल टू माइनस बी भी कहते हैं। माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिशन की तरह है और B यहां पर एक कांस्टेंट है। तो इससे अगर हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आएगी k/m, हमारी नॉर्मली आती थी, इसमें b²/4m² का एक फैक्टर और आ जाएगा। अगर हम इसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो देख सकते हैं टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है। यहां पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है और बाद में जाके एम्पलीट्यूड कम हो गया है। अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखना चाहेंगे तो हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा और इस तरह के ऑसिलेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन कहलाते हैं, जिसमें हम देखते हैं एन एक्सटर्नल एजेंसी कैन मेंटेन दीज ऑसिलेशन। और इस तरह के जो फोर्स हैं वो फोर्स भी पीरियोडिक फोर्स होते हैं। कारण क्या है, अगर मान लिया हमारे पास कोई स्विंग है तो स्विंग ऐसे आया, यहां से हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद फोर्स बंद हो गया, उसके बाद दोबारा हमें यहां पर आकर फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि ये जो फोर्स है ये भी एक पीरियोडिक फोर्स है। इसलिए हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो फोर्स लगता है वो भी पीरियोडिक होता है और जब पीरियोडिक होगा तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। कहने का मतलब है फोर्स्ड ऑसिलेशन में दो तरह की फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हुई, एक तो बाहर वाले फोर्स की फ्रीक्वेंसी और एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन और ऑसिलेटर दोनों की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएं तो उस केस में ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाता है और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड when the driving force is close to the natural frequency of the oscillator then it is called resonance। और रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो ये था ऑसिलेशन का एक क्विक रिव्यू।